जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी कुछ प्रश्न है उसके क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, उसको व्यक्त करना है। ठीक है, अभी अभाज्य गुणनखंड क्या होता है पहले समझिए। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है कि जो गुना का खंड खंड है। ठीक है, मतलब कैसे कि 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 2। ठीक है, ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, इसको और आगे तक ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। तो ये जो है आपका फैक्टर, ठीक है, इसको कहते हैं गुणनखंड। ये क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, और ये जो आपका 2 × 2 × 2 है, ये क्या है? आपका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ डिजिट आया है और उसको और अधिक हम क्या कर सकते हैं, मतलब पार्ट में बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे कि ये 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम और पार्ट में नहीं बांट सकते हैं, ऐसे कि यहाँ पे 2 × 1 कर सकते हैं, 1 से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और किसी भी पार्ट में जो इसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड है लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और ये क्या है? गुणनखंड भी है और अभाज्य गुणनखंड भी है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है 140। ठीक है, तो 140 का क्या करेंगे हम? गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 35 और फिर इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और अब कोई भी नंबर जो है किस नंबर से कट सकता है? ठीक है, ऐसे कि मान लो कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से या कोई भी नंबर से। ठीक है, कोई नंबर किस प्रकार से कर सकता है? तो 2 का जो डिवाइडिंग रूल क्या कहता है कि अगर जो भी कुछ नंबर है, ठीक है, अगर उसके लास्ट में अगर 0 रहे, क्या रहे, 0 2 4 6 8, अगर लास्ट में, ठीक है, अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। ऐसे कि यहाँ पे क्या 140 है और इसके लास्ट में 0 है, ये 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार अगर लास्ट में 2 भी रहेगा, ठीक है, ऐसे कि 142 या फिर 144 या फिर 146 या फिर 148 रहेगा तो क्या होगा, वो 2 से डिवाइड उसका हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइडिंग रूल क्या है? तो 3 से डिवाइडिंग रूल ये है कि जो भी कुछ नंबर है, ठीक है, ऐसे कि ये 3 और 6 है। ठीक है, तो अगर जितना भी नंबर में जितना भी डिजिट है आपका, ठीक है, अगर उन दोनों का जो है क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9। अगर उसका ऐड जो है अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 जा 9। ठीक है, तो पूरा नंबर ऐसे कि 36 है, 36 भी क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, सारे नंबरों का जो अपना अपना जो है डिवाइडिंग रूल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 140। अब 140 से क्या है यहाँ पे 1 2, तो 2 × 2 × 5 और × 7। ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7, ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, और ये सिर्फ गुणनखंड ही नहीं है, अभाज्य गुणनखंड है। अब इसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, कोई सा पार्ट नहीं हो सकता, ऐसे कि 2 का 5 का 7 का कोई सा पार्ट अब नहीं हो सकता। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1 और × 7 का पावर 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। इसको क्या करना है, जो भी गुणनखंड आएगा उसको पावर के रूप में जो है वो लिख देना है। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देख, दूसरा क्या कहते हैं 156, सेम करना है, ऐसे गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, और फिर जो भी आएगा हमारा रिजल्ट उसको क्या करना है, उसको घात के रूप में, पावर के रूप में लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, और मैं ये बता रहा हूँ, ये पूरे क्वेश्चन में जो है, इस पूरे क्वेश्चन में जो है मैं ये वाला और ये वाला बता रहा हूँ, और ये दोनों जो है आप क्या करना, खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, तो तीसरा नंबर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 हुआ, और 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15। ठीक है, और फिर इसको देखना है 7 5 कितना हो गया आपका 12 12 2 14 1 15। ठीक है, तो 15 भी 3 से कट जाएगा, 5 या 15। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसको 3 लेंगे यहाँ पे,
4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, ठीक है। फिर उसके बाद देखना यहाँ पे 4 2 6 और 6 5 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। और 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, मतलब पूरे रूप से डिवाइड नहीं होगा, उसका रिमाइंडर जो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, तो 5 का डिवाइडिंग रूल है कि अगर लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 रहता है और 5 रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, तो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 लो यहाँ पे आप, और 8 5 जा 40 होता है 2, और 5 5 जा 25, ठीक है। अब उसके बाद ये कितना हो गया 85 है ये, तो लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 है तो फिर क्या करेंगे, इसको 5 से लेंगे हम 85, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 17 का कोई है नहीं गुणनखंड और किसी भी टेबल में भी नहीं है, ठीक है। तो 17 को 17 से लगा के हम क्या करेंगे, ये कर देंगे, ठीक है। अब ये कितना हो गया यहाँ पे 38 25 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, तो 3 कितने बार है 2 बार है, ठीक है। तो 3 का पावर कितना हो गया 2, ठीक है। और 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 5 का पावर कितना हो गया 2, और 17 एक ही है तो एक ही लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन जो है आप खुद से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। और संख्या क्या सब दे रखा है 26 और 91 और 510 और 92 और 336 और 54, ठीक है। तो ये हमें संख्या दे रखा है, इसको कह रहा है कि इसको जो है आप एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, इसके रूप में व्यक्त करके ये दिखाइए कि दो संख्याओं गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो वीडियो था, ठीक है, उसमें ही मैं बता चुका हूँ कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि पहला में क्या कह रहा है कि 26 और 91 का, ठीक है। तो हम क्या करना है इसमें, तो इसका एचसीएफ निकालनी है, ठीक है, और उसके बाद एलसीएम भी निकालना है, और उसके बाद ये भी दिखाना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 26 है ये, तो 26 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 से लगाओगे तो कितना होगा 13, और फिर कितना हो जाएगा ये 13, ठीक है, 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा 91, 7 मल्टीप्लाई 13, 13 सत्या 91, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं इसका हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है जो दोनों नंबरों में है। इसमें क्या है 13 है, 13 ऐसा फैक्टर है जो क्या है दोनों में है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो है इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन सा नंबर है वो पहले देख लो, 2 आया है, 13 आया है और 7 आया है, ठीक है। तो 2 सबसे अधिक दोनों में से किस नंबर में आया है, तो एक ही बार आया है, इसमें आया है, ठीक है। सबसे पहले इसको लेंगे, उसके बाद 13 दोनों में है, एक ही बार आया है तो एक ही लेंगे। अगर दोनों में सेम आया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। अगर पावर ज़्यादा रहे, ठीक है, ऐसे कि मान लो कि इसका पावर मान लो 13 का पावर यहाँ पे मान लो कि 3 होता, ठीक है, यहाँ पे मान लो 3 होता, तो फिर 13 का पावर कितना लेते हैं हम 3 लेते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों क्या है सेम है, इसीलिए हम किसी भी 13 को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है 7 है, 7 भी एक ही बार है, 7 लेंगे, ठीक है। और इस सारे को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 से कितना होता है 91 और मल्टीप्लाई 2 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका 182, इसका एलसीएम हो गया 182 और इसका एचसीएफ हो गया 13। अब क्या करना है, तो ये दिखाना है कि इसका जो गुणनफल है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो दोनों संख्या गुणनफल के बराबर में है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 है, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं
का गुणनफल, HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे HCF कितना है इसका 13 है और LCM कितना है इसका 182 है। और दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्या गुणनफल क्या है, दोनों संख्या क्या है आपका 26 और 91। ठीक है, तो 26 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2366 और ये हो जाएगा 2366। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गया आपका सेम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये प्रूव करने के लिए क्या रहा था कि जो HCF और LCM का मल्टीप्लाई है वो दोनों संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 510 और 92, इसका देखेंगे हम। तो देखो 510 और 92 का सबसे पहले क्या करेंगे हम, 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगाओ यहाँ पे, तो 25 दूना 50 और 5 दूनी 10, 5 से 5 जा 25, 5 1 जा 5 और फिर जो है वो हो जाएगा आपका 17 से और ये हो जाएगा आपका 3 से। ठीक है, और ये कितना आपका 92, तो 92 लो, 2 से करो तो कितना आ जाएगा, ये 4 2 जा 8 और उसके बाद क्या करना है, तो 6 2 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 और 3, फिर 23 से करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो जो बड़ा बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसको क्या करना है हमें, तो साइड में रफली कहीं पे क्या करना है, गुणनखंड करके देख लेना है। ठीक है, तो ये कितना है 510, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, तो हम इसको इस क्रम में सजाएंगे जो मतलब छोटी से बड़ा की ओर ले चलेंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17, ये हो गया। अब फिर 92 का क्या है हमारा, तो 92 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो दोनों में जो कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन है और उसके बाद जो है इधर से कोई कॉमन है नहीं। ठीक है, इसमें कितना 23 है, इसमें 23 कहीं पर है नहीं, इसमें 17 है, इसमें कहीं है नहीं। ठीक है, और इसमें 3 है, इसमें 3 कहीं है नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो इसका 2 जो हो गया वो क्या हो गया हमारा HCF हो गया। ठीक है, अब LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो देखेंगे कि दोनों में कौन सा जो है नंबर सबसे अधिक है। जैसे कि यहाँ पे इसका 2 का पावर 2 हो गया और 23 हो गया और ये सेम ही रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, क्योंकि इसका कोई तो पावर रिपीट हो नहीं रहा है, 2 भी अकेला, 3 भी अकेला, 5 भी और 17 भी। ठीक है, लेकिन इसमें 2 2 बार था इसलिए 2 का पावर 2 और फिर मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा नंबर आया, इसमें नंबर आया 2 3 5 17 और 23, मतलब दोनों मिला के। ठीक है, ये इसमें 2 3 5 17 इसमें 23। ठीक है, अब 2 सबसे अधिक किस में आया है, तो 2 सबसे अधिक आया है आपको इसमें। ठीक है, तो इसमें भी आया है लेकिन इसमें क्या है, एक ही बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो ये 2 बार वाला लेंगे। ठीक है, 2 का पावर 2 और उसके बाद 3 एक ही बार आया है। ठीक है, तो इस 3 को लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कितना हमारा 5 है, तो 5 कितना एक ही बार आया तो 5 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर 17 एक ही बार 17 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई 23 भी एक ही बार है 23 लेंगे। ठीक है, अब इस सारे को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 23 4 60, इतना हो गया, ये हो गया आपका आंसर इसका। HCF इतना और LCM आपका इतना हो गया। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको चेक करना है आपको कि LCM मल्टीप्लाई HCF और बराबर क्या हो, दोनों संख्या गुणनफल, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और फिर इक्वल देके क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और देख लेना कि दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला है 336 और 54 है। ठीक है, तो 336 54 को क्या करना है, आपको खुद से करना है ट्राई, ऐसे ही क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, HCF निकाला, LCM निकालना है और दोनों संख्या का गुना करना है, HCF मल्टीप्लाई LCM करना है। ठीक है, और देखना दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है, 100% होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो प्रश्न संख्या 3, इसमें क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें।
ठीक है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है हमको, इसमें HCF और LCM जो है क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है। और नंबर कौन सब है, 12, 15, 21, 17, 23, 29 और 8, 9 और 25। ठीक है। इसका क्या करना है हमको, LCM और HCF दोनों निकालना है। ठीक है। ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था कि HCF और LCM निकाला था, सेम इस पे भी निकालेंगे, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है। बस डिफरेंस इतना ही है कि उसमें 2 नंबर था दिया हुआ और इसमें कितना नंबर दिया है, 3 नंबर दिया हुआ है। ठीक है। तो उससे कोई बात नहीं है। आप देख लो यहाँ पे पहला नंबर क्या कह रहा है कि 12, 15 और 21 है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 12 का गुणनखंड करना है। ठीक है। तो 2, 2, 3, 15 में देख लो 3, 5 और 21 में देख लो 3 × 7, ये इसका गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। 2 2 4, 4 3 12, 5 3 15 और 7 3 21 हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, इसमें हमको HCF निकालनी है। ठीक है। और LCM निकालनी है। तो HCF में तीनों में जो कॉमन होगा, अब पिछली बार क्या देखे थे, दोनों में जो कॉमन था, यहाँ पे 3 नंबर है, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही क्या होगा, HCF होगा। ठीक है। तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 और इसमें क्या है 3, तो तीनों में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इसका जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, 7 नहीं है, तीनों में होना चाहिए, तभी वो HCF जो है वो मान्य होगा। ठीक है। अब उसके बाद LCM लेते हैं। LCM लेने के लिए इसको पावर में कर लो पहले, 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1। ठीक है। 3 × 5 और 3 × 7। अब HCF में क्या करते हैं, हम सारे नंबरों को लेते हैं। ठीक है। ऐसे जो नंबर इसमें यूज हुआ है, कौन कौन नंबर यूज हुआ है, 2, 3, 5 और 7। तो अब देखना है कि 2 सबसे अधिक किस में आया है, तीनों में से 2 सबसे अधिक किस में आया है। ठीक है। तो सबसे अधिक आया इसमें, एक ही बार आया इसमें, और किसी में तो आया ही नहीं है। ठीक है। तो इसका लेंगे 2 का पावर 2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 का हो गया। अब ये 3 है, 3 किस में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में एक एक बार है। ठीक है। तो बस एक ही बार लेंगे। और इसमें क्या है, 5 है, एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 और ये हो जाएगा आपका 7 5 35। अब 12 35 का गुना कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 420। ये हो गया आपका LCM। HCF निकल गया आपका, LCM में निकल गया। ठीक है। ये दोनों, बस इतना ही निकालना था इसमें। ठीक है। और उसके बाद अगला जो है, अगला क्या है, 17, 23 और 29। ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम प्रोसेस है, गुणनखंड निकालो, HCF निकालो, फिर उसका LCM निकालो, बस हो गया। ठीक है। तो देखो प्रश्न संख्या 4, इसमें कह रहा है कि HCF 306 और 657 = 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि इसका HCF जो है वो 9 दिया हुआ है और LCM जो है वो फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है। और नंबर कौन सा है, ये 306 और 657, ये 2 नंबर है। ठीक है। दोनों में सेम ही है, ये 2 नंबर है दिया गया है। ठीक है। तो आप एक को A मान सकते हो, ऐसे कि A बराबर 306 और एक को B मान सकते हो आप, तो 657। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि LCM निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है। तो LCM जो निकालेंगे इसका, तो LCM = क्या होता है आपका, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या क्या है आपका, A और B है। ठीक है। तो A × B और बाय में इसका हो जाएगा क्या आपका, HCF। मतलब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो दोनों संख्याओं का गुना कर देते हैं और बाय में क्या करते हैं, उसको HCF से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा LCM निकल जाता है। अब दोनों संख्या क्या आपका, 306 × 657 और HCF कितना आपका, तो HCF यहाँ पे दिया है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब क्या करना है, 9 से जो है दोनों में से जो नंबर कटे उसको क्या करना है, हमको काट पीट देना है। ठीक है। तो ये 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो इधर से 3 6, 9 4 जा जो है वो 36 हो जाता है। ठीक है। तो फाइनली आपका हो जाएगा 34 × 657। ठीक है। तो इसको जो आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 3 3 8, ये आ गया आपका
आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या n जो है उसके लिए 6 का पावर n जो है वो 0 अंक पे समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 0 पर प्राकृत संख्या n के लिए समाप्त होनी चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। अब रूल क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या 0 पर प्राकृत संख्या n के लिए समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जो उसका गुणनखंड होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 6 का पावर n दिया है, अगर दे देता यहाँ पे कितना तो 10 का पावर n, ठीक है, या फिर दे देता यहाँ पे 15 का पावर n, ठीक है, कुछ भी दे सकता है जहाँ n क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे n जो है 2 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 का पावर 2, मान लो कि यहाँ पे n जो है 3 के बराबर है, तो 10 का पावर कितना हो गया 3। तो ये संख्या भी चेंज हो सकती है और n भी चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ वो और n जो है n मतलब कोई सा भी नंबर, कोई सा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 जो भी कुछ है, ठीक है, वो पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो रूल क्या कह रहा है कि हमारा कि अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। ठीक है, और 2 और 5 के अलावा अगर और कोई भी संख्या है तो उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मान लो कि किसी के अभाज्य गुणनखंड जो है उसमें 2 और 5 है और मान लो कि उसमें 3 भी है। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे ले लो 30, तो 30 का करेंगे गुणनखंड तो क्या हो जाएगा 2 से 15, 5 से 3 और 3 से 1। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारा, तो 30 = 2 × 5 × 3, तो इसमें कितना हमारा 2 5 है और इसके अलावा 3 भी है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम जो है 2 और 5 होना आवश्यक है। 2 और 5 होगा तो उसका जो पावर करेंगे हम, चाहे पावर 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, ठीक है, किसी से भी करें तो वो 0 पे जाके समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि ये कितना है 30 है। ठीक है, तो 30 का पावर कितना करते हैं, मान लो कि 2 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 30 × 30 = 9 0 0, 3 3 जा 9 और 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो 0 पे जाके समाप्त हुआ है, लास्ट का अंक क्या हमारा 0 है। तो किसी भी संख्या के लिए उसमें 2 और 5 का होना आवश्यक है, चाहे मान लो कि 2 अगर 2 बार आ गया हो या 3 बार आ गया हो, या 5 अगर मान लो कि 2 बार आ गया हो, 3 बार आ गया हो, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार जो है 2 और 5 का होना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी कोई संख्या रहती है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारा। ठीक है, अब 6 का गुणनखंड करने पर, अब 6 का क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 6 कितना हो जाएगा आपका 2 × 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 तो हैं लेकिन कितना है 5 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो हम करेंगे 6 का पावर n जो है ये अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। 0 पे तभी समाप्त होगा जब उसमें उस गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और कोई नंबर आता है तो उससे कोई जो हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम 2 और 5 आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा था, प्रकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है नहीं, n प्राकृत संख्या
के लिए 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। एंड लाइन में हम लिख देंगे कि नहीं n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 का पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब ये कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो भाज्य संख्या, दूसरा नंबर पे अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसमें खुद से और एक से, ठीक है, पूर्णतया डिवाइड हो जाए, पूर्णतया भाग लग जाए और रिमाइंडर जो है 0 हो। ठीक है, इसके अलावा और किसी भी नंबर से, ठीक है, वो अगर कट जाता है, पूरे कट जाता है तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे कि 8 जो है ये खुद से भी कट सकता है, खुद से तो सभी नंबर कट जाते हैं ना। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 1 जा 8। ठीक है, 1 से भी कट सकता है, 1 से भी सभी नंबर कटता है, कोई भी नंबर हो। ठीक है, वो खुद से कटता ही है और 1 से भी कटता है। ठीक है, कटने का मतलब हुआ कि पूर्ण रूपेण कटना। ठीक है, मतलब इसका रिमाइंडर जो है शेषफल जो है कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा ये किस से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है। ठीक है, ये जो 8 जो है 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब शेषफल 0। ठीक है, तो खुद से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, उसके अलावा और किसी भी संख्या से कटना चाहिए, किसी भी एक संख्या से। अब जरूरी नहीं है कि ये 4 से कट गया, यहाँ पे 2 से कट गया, कोई भी ऐसा भी संख्या है जो मान लो कि दूसरे नंबर से एक ही नंबर से कट रहा है। ठीक है, मान लो कि 2 ही से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तब भी वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। इन दोनों के अलावा और किसी भी नंबर से कट जाएगा तो क्या होगा, वो भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जो खुद से कटे और 1 से, जिसमें खुद से पूरा डिवाइड हो जाए और 1 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो ये तो दोनों में होता है। ठीक है, उसके अलावा और किसी भी नंबर से इसमें भाग नहीं लगे, मतलब किसी भी नंबर से इसमें भाग नहीं लग सकता। और ठीक है, ऐसे कि मान लो कि हमारा कितना है, 5 है। अब 5 को क्या करेंगे, हम खुद से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, फिर 1 से भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और इसका कोई भी और जो है वो गुणनखंड नहीं है जिसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, ना 2 से कर सकते हैं, ना 3 से कर सकते हैं, ना 4 से कर सकते हैं, किसी भी नंबर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से कटे, 1 से कटे और किसी भी संख्या से ना कटे, कटने का मतलब है पूर्णतः कटना, जिसका रिमाइंडर 0 हो। ठीक है, तो वही संख्या क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या है और ये भी क्या है, भाज्य संख्या। तो पहला नंबर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई प्लस 13। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो 13 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई 11, 13 कॉमन ले लिए हैं तो 1 हो जाएगा ये, और 13 यहाँ पे है तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 और मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 और 77 और 1 78। ठीक है, तो 78 हो गया। ठीक है, तो इसका जो हम गुना करेंगे तो वो क्या होगा, भाज्य होगा, क्योंकि 78 में क्या हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 8 7 15। ठीक है, इसमें हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जाहिर से बात इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी कुछ होगा। ठीक है, उसमें हम 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा हमारा भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें खुद से तो डिवाइड होगा ही और साथ साथ जो है दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। तो देखेंगे चूँकि यहाँ 13 मल्टीप्लाई 78 एक भाज्य संख्या है, इसीलिए
अब 13 मल्टीप्लाई 78 क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इसीलिए ये सारी जो संख्या, इसी का ये तो फॉर्म है, तो सारी संख्या क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 भी एक भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। सेम करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम 5 जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 5 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1। अब यहाँ पे जो है 5 कॉमन लिए तो क्या है 7 6 5 1 हो गया हमारा, 4 है तो 4 है, 3 3 2 2 1 1 और 5 जो है क्या हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये, तो 7 का मल्टीप्लाई 6 से, फिर 1 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी सबका मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें कितना जोड़ देंगे हम, तो 1 जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। 1009 इस सब का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1008, उसमें एक प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा वो 1009, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन जब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उसमें एक फैक्टर 5 भी है और एक फैक्टर ये भी है 1009, ठीक है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसका 2 फैक्टर निकलेगा, ठीक है। जो भी संख्या होगा तो उसमें हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं और खुद से भी तो कर ही सकते हैं, ठीक है। 1 से तो कर ही सकते हैं, इसका मतलब ये भी संख्या क्या हमारा हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई 9 एक भाज्य संख्या है, इसीलिए 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भी एक भाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये 5 जो है भाज्य संख्या है और 1009 जो है भाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इसका जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे करना नहीं है इसको, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 है और 3 है, तो 2 क्या हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से कट सकता है पूरे 1 से कर सकता है पूरे, लेकिन इसके अलावा और किसी भी नंबर से नहीं कर सकता। 3 भी ऐसा ही है कि ये 3 से कर सकता है पूरे 1 से कर सकता है पूरे, लेकिन और किसी भी नंबर से नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, तो 6 का फैक्टर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 जो ऊपर लिखा है हमारा। तो इसका मतलब 6 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। ये तो अभाज्य नहीं है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है भाज्य संख्या। ऐसे ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका जो गुणनफल होगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा इसका, वो क्या आएगा हमारा भाज्य संख्या आएगा, ठीक है। और 2 ही मात्र ऐसा एक सम संख्या है, ठीक है, जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी सम संख्या है, जो भी कुछ सम संख्या है, ठीक है, वो सारा भाज्य संख्या है। ऐसे कि 4 6 8 कोई भी नंबर, ठीक है, जो भी सम संख्या है वो सारा क्या है हमारा भाज्य संख्या है। लेकिन एक अभागा 2 ही जो है वो क्या है हमारा, तो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में शून्य को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सोनिया जो है और रवि जो है, ठीक है, वो क्या किया, तो एक ही जो है मैदान का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। सोनिया को लग रहा है उस मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को लग रहा है उस
चक्कर लगाने में 12 मिनट। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एक ही स्थान से एक ही समय में अगर निकले हैं, ठीक है, तो दोबारा जो है उसी स्थान पे, ऐसे कि इस स्थान से निकला है, ठीक है, तो दोबारा जो है इसी स्थान पे हुए दोनों कितने मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन दिखने में लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत शॉर्ट। क्या करेंगे हम, तो 18 और 12 का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे, और जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा, ये मिलने का समय होगा। ठीक है, जो दोबारा मिलेगा उसका वही समय होगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो देख लो, सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट, एवं रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट, पुनः मिलने में लगा समय बराबर 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम। ठीक है, पुनः मिलने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 18 मिनट और 12 मिनट का क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ये कितना है 18, तो हो जाएगा ये 2 से डिवाइड करोगे तो 9 और 3 × 3, और ये हो जाएगा आपका 12 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करोगे तो 6, 2 से करोगे तो 3। ठीक है, 3 2 6, 6 2 12, 3 3 9, 9 2 18। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के सब पहले क्या कर लो, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा नंबर यूज हुआ है हमारा, 2 और 3। ओवरऑल दोनों नंबरों में जो है हमारा गुणनखंड में जो नंबर आया है वो क्या सब आया, 2 और 3 आया है। ठीक है, तो इसमें 2 सबसे अधिक किसमें आया है, अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सबसे अधिक इसमें आया है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, ये 2, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 सबसे ज़्यादा किस में है, तो इस वाले में है। ठीक है, तो 3 का पावर 2 कर देंगे, तो हो जाएगा 2 2 4 और 3 3 9, और 9 3 कितना, 9 4 कितना हो जाएगा 36। तो इसीलिए पुनः मिलने में लगा समय बराबर 36 मिनट, मतलब 36 मिनट के बाद जो है वो क्या होगा, दोबारा जो है पुनः जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलेगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज में एलसीएम और एचसीएफ समझने में दिक्कत अगर हो रही हो तो जो इस चैनल का जो फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है, उसको आप जाके देखो। ठीक है, उसमें पूरी डिटेल में बताया गया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, और टोटली क्लास का जो है वो वीडियो अपडेट होने के लिए जो है आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।